नमस्कार दोस्तों, कविता यादव यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। संपूर्ण हिंदी विषय की तैयारी को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास होगी हमारी भाषा विज्ञान से संबंधित हिंदी भाषा के और उद्भव और विकास से संबंधित टॉपिक की। तो हिंदी भाषा के उद्भव और विकास से संबंधित हम जो है पश्चिमी हिंदी और पूर्वी हिंदी से संबंधित निकलने वाली जितने भी प्रमुख बोलियाँ थी उनके संबंध में किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं सभी इम्पोर्टेंट तथ्य हम कर चुके हैं। तो आज की क्लास की शुरुआत करेंगे हम राजस्थानी हिंदी से संबंधित प्रमुख बोलियों की और जो है बिहारी हिंदी और पहाड़ी हिंदी इनसे निकलने वाली जो बोलियां हैं और ये किस अपभ्रंश से निकली, इन सभी तथ्यों को हम देखेंगे और किस प्रकार से परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। आप सभी को पता है अभी हाल ही में होने वाली जो एनटीए नेट की परीक्षा भी पास ही है। तो एनटीए नेट की परीक्षा हो या टीजीटी पीजीटी किसी भी स्टेट की परीक्षा हो, DEET की हो या फिर जो है बीपीएससी की परीक्षा हो या कोई परीक्षा हो जिसमें हिंदी से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप सभी को पता है भाषा विज्ञान से संबंधित जो है अवश्य ही प्रश्न हमें देखने को मिलते हैं। तो भाषा विज्ञान से संबंधित प्रश्नों की संख्या 10 से जो है 15 तक भी हो सकती है, कम या ज़्यादा भी हो सकती है। और जो ये हम टॉपिक कर रहे हैं हिंदी भाषा के उद्भव और विकास, इससे संबंधित तो काफ़ी सारे प्रश्न हमें परीक्षा में देखने को मिलते हैं। तो आज की क्लास की शुरुआत कर लेते हैं राजस्थानी हिंदी से। तो पश्चिमी हिंदी और पूर्वी हिंदी से निकलने वाली बोलियों को हम पहले कर चुके हैं। पश्चिमी हिंदी जो कि शोरसेनी अपभ्रंश से निकली, उसके अंतर्गत जो है खड़ी बोली, ब्रजभाषा, हरियाणवी, कन्नौजी और बुंदेली को हम पढ़ चुके थे। उसके बाद जो है मागधी अपभ्रंश से निकली पूर्वी हिंदी, जो कि अर्धमागधी हिंदी से निकली पूर्वी हिंदी। तो पूर्वी हिंदी से निकलने वाली जो बोलियां थी वे अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, इन बोलियों को हम कर चुके हैं। तो आज की क्लास में हम करेंगे राजस्थानी हिंदी से संबंधित महत्वपूर्ण बोलियां। और राजस्थानी हिंदी भी जो है शोरसेनी अपभ्रंश से ही जो है निकल कर आई थी। तो देख लेते हैं एक एक तथ्य को बिल्कुल ध्यान से, क्योंकि एक एक लाइन से यहाँ से आपके प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे। तो एक एक लाइन से प्रश्न बनेंगे। तो शुरुआत से बिल्कुल समझ के बेस के साथ जो है तथ्यों को करते हुए आपको आगे बढ़ना है। और हम जो है अधिक से अधिक प्रश्नों का अभ्यास भी अपने इस चैनल के माध्यम से कर रहे हैं, ताकि परीक्षा में आपके जो है परीक्षा तक आपको अधिक से अधिक प्रश्नों का अभ्यास करते हुए आपकी अच्छी तैयारी हो जाए और आप परीक्षा में जो है किसी भी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो देख लेते हैं राजस्थानी हिंदी के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्य। राजस्थानी हिंदी की जो उत्पत्ति है वो शोरसेनी अपभ्रंश से मानी जाती है। राजस्थानी हिंदी की जो मुख्य बोलियाँ कौन कौन सी है? जयपुरी को ढूंढाड़ी भी कह सकते हैं हम, और मेवाती, मालवी और मारवाड़ी, ये जो है राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आती है। तो कई बार ये भी पूछा जाता है निम्नलिखित में से कौन सी बोली राजस्थानी हिंदी में शामिल नहीं है, या कौन सी बोली राजस्थानी हिंदी में शामिल है। तो जयपुरी या ढूंढाड़ी से संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट देख लेते हैं, महत्वपूर्ण तथ्यों बिंदुओं को हम देख लेते हैं। तो देख लेते हैं यह राजस्थान के पूर्वी भाग में फैली हुई है। ये पूछा जाता है जैसे जयपुरी कौन सी राजस्थान के कौन से भाग की बोली है, या फिर जो है मारवाड़ी राजस्थान के कौन से भाग की बोली है। तो पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी, इन सब विभागों की बोलियों को, राजस्थानी के अंतर्गत आने वाली बोलियों को भी आपको जो है प्रश्न उत्तरों के जो माध्यम से जब आप करोगे तो आपको सभी जो है याद हो जाएंगे। तो इसका जो केंद्र है वो जयपुर है। कहाँ पर है? राजस्थानी की जो बोली है ये जयपुरी, इसका जो केंद्र रहा है वो जयपुर रहा है। जयपुर का पूरा नाम ढूंढाड़ था, इसीलिए इस बोली को जो है ढूंढाड़ी भी कहा जाता है। तो ये आपको पता ही है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न, अगला तथ्य हमारा जयपुरी बोली का जो उद्भव है शोरसेनी के उपनागर से हुआ। किससे हुआ? शोरसेनी के उपनागर से हुआ। और जयपुर के शेखावटी क्षेत्र को छोड़कर संपूर्ण जयपुर में ढूंढाड़ी या ढूंढानी बोली जाती है। यानी एक क्षेत्र को छोड़कर, शेखावटी क्षेत्र को छोड़कर के संपूर्ण पूरे के पूरे जयपुर में ये बोली जाती है। उसके बाद जयपुर की मुख्य बोलियाँ कौन कौन सी है, ये है। तो इसको देख लेते हैं कौन कौन सी बोली आती है इसके अंतर्गत। तोरावाटी, काड़ा, चौरासी और अजमेरी और हाड़ौती कई बार पूछी जाती है भाई, इसको ध्यान रखना है।
हाड़ौती कोटा, बूंदी और बारन और झालावाड़ में बोली जाती है। हाड़ौती जो है इन जो है क्षेत्र में बोली जाती है। ढूंढाड़ी के साहित्यिक रूप में ब्रज भाषा, गुजराती और मारवाड़ी का प्रभाव परिलक्षित होता है। ढूंढाड़ी के जो साहित्यिक रूप में किसका प्रभाव हमें देखने को मिलता है? ब्रज भाषा, गुजराती और मारवाड़ी का। ढूंढाड़ी में गद्य व पद्य दोनों रूपों में साहित्य की रचना की गई थी। उसके बाद देख लेते हैं अगली बोली। राजस्थानी की जो अगली बोली है वो है मेवाती। मेवाती के संबंध में भी देख लेते हैं महत्वपूर्ण तथ्य। तो मेवाती राजस्थानी के उत्तर पूर्व में बोली जाने वाली बोली है, और जो ढूंढाड़ी हमने देख ली थी पूर्वी बोली है। उसके बाद देख लेते हैं आगे, इस पर ब्रज भाषा का प्रभाव है। तो मेवाती में किसका प्रभाव है? मेवाती पर ब्रज भाषा का प्रभाव है। मेवाती नाम जो है मेव जाति के इलाका मेवात के नाम पर पड़ा था, और मेवाती का जो क्षेत्र है वो अलवर, गुड़गांव, भरतपुर के आसपास का जो क्षेत्र है वो माना जाता है। इस पर ब्रज भाषा का प्रभाव है और हरियाणा का भी प्रभाव माना जाता है। ये उसके बाद इसकी एक मिश्रित उपबोली कौन सी है? अहीरवाटी, जो गुड़गांव, दिल्ली, करनाल, पश्चिमी क्षेत्रों में बोली जाती है। राजस्थानी में जहाँ मेओ जाति निवास करती है उस क्षेत्र को मेवात या वहाँ की बोली को मेवाती कहते हैं। उसके बाद देख लेते हैं आगे, अलवर भरतपुर के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र का तथा गुड़गांव क्षेत्र में मेवाती बोली बोली जाती है। और चरणदास की जो शिष्या दयाबाई और सहजोबाई ने अधिकांश मेवाती में ही साहित्य रचनाएं की, प्राय इसमें साहित्य का अभाव देखने को मिलता है। वैसे तो इसमें जो है मेवाती में साहित्य का अभाव हमें देखने को मिला, लेकिन जो चरणदास की जो शिष्या है दयाबाई और सहजोबाई, कई बार पूछा जाता है ये जो है इनके दयाबाई व सहजोबाई के गुरु का नाम बताइए, तो चरणदास। तो ये रीतिकालीन कवित्रियाँ रही है, तो इसमें भी जो है मेवाती में साहित्यिक रचनाएं हमें देखने को मिलती हैं। बढ़ते हैं आगे। वैसे और अन्य इसमें साहित्य अधिक देखने को नहीं मिला। तो अगली जो बोली है हमारी मालवी। राजस्थानी हिंदी की जो अगली बोली मालवी। मालवी से संबंधित हम महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हैं। तो मध्य प्रदेश का वह क्षेत्र जो दक्षिण पूर्वी राजस्थान से जुड़ा हुआ है मालवा कहा जाता है। दक्षिणी राजस्थानी की प्रतिनिधि बोली मालवी कहलाती है, और उज्जैन के आसपास का क्षेत्र मालव या मालवा नाम से कई शताब्दियों में प्रसिद्ध रहा। यहाँ की जो बोली है वो मालवी, इस बोली को जो है मालवी कहते हैं। अगला पॉइंट हम देखते हैं। तो उज्जैन, इंदौर, देवास, रतलाम, भोपाल, होशंगाबाद इसमें इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है। और प्रतापगढ़, गुना, नीमच, टोंक आदि के आसपास के क्षेत्र जो है इन क्षेत्रों में है मालवी बोली बोली जाती है। इनमें रतलाम, भोपाल, ग्वालियर, नीमच, इंदौर, चित्तौड़ का पूर्वी क्षेत्र, प्रतापगढ़, उज्जैन आदि प्रदेश आते हैं। इन क्षेत्रों में बोली जाने वाली भाषा मालवी कहलाती है। मालवी में भी जो है हमें साहित्य का जो है अभाव देखने को मिला है। साहित्य रचना नहीं, कम लिखी गई, भाई नहीं कह सकते हम, तो कुछ रचनाएं लिखी है, लेकिन साहित्य लेखन का काफ़ी सारा अभाव हमें देखने को मिला है। तो देख लेते हैं अगली बोली मारवाड़ी। मारवाड़ी से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य हम देखें तो राजस्थान में मारवाड़ क्षेत्र की बोली मारवाड़ी है। जब हम इन प्रश्न उत्तरों के माध्यम से इनके तथ्यों को हम करेंगे तो आपको जब ये जो है मैं यहाँ पर कंटेंट को समझा रही तो आपको एक एक जो है तथ्य आपको ध्यान आते रहेंगे। आप प्रश्न उत्तरों की जब प्रैक्टिस होएगी तो ही आपको जो है ये तथ्य याद रह पाएंगे, अन्यथा आप जो है इनको अगर बार बार रिवाइज करोगे तो ही आपको ये याद रह पाएंगे। तो देख लेते हैं आगे। अगला जो हमारा तथ्य है, राजस्थान के मारवाड़ क्षेत्र की जो बोली है वो कौन सी मानी जाती है? मारवाड़ी। मारवाड़ी की जो भाषा है, प्राचीन नाम मारवाड़ी के मारू भाषा माना जाता है, और शुद्ध मारवाड़ी जोधपुर और उसके आसपास की बोली है। कुछ मिश्रित रूप से जैसे अजमेर, किसानगढ़, मेवाड़, सीहोर, पालनपुर व जसमेलपुर की बोली बोली जाती है। ये मारवाड़ी बोली बोली जाती है इन क्षेत्रों में। तो फिर है मारवाड़ी राजस्थानी हिंदी की प्रमुख साहित्यिक भाषा रही है। मारवाड़ी की लगभग 14 उपबोलियाँ हैं और साहित्य
मारवाड़ी का जो शुद्ध रूप माना जाता है जोधपुर और उसके आसपास के भागों की शेखावटी क्षेत्र। तो हमने देख लिया था शेखावटी क्षेत्र में कौन सी बोली नहीं बोली जाती, वो थी जब हमने सबसे पहले पढ़ा था। जो हमने ये शेखावटी क्षेत्र पढ़ा था ये जयपुर की बोली के अंतर्गत पढ़ा था कि शेखावटी जो है जयपुर के आसपास के जो क्षेत्र है वो शेखावटी क्षेत्र को जो छोड़ करके और सभी जगह जो है जयपुरी या ढूंढाड़ी बोली जाती थी, लेकिन जो है शेखावटी में जो है मारवाड़ी राजस्थानी का प्रयोग किया जाता था। ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। मारवाड़ी में करण अप्रदान कारकों में सु उ तथा संबंध कारक में मैं मई आदि कारक चिन्हों का प्रयोग होता है और सर्वनामों में मैं के लिए महे और मह आदि सर्वनामों का यहाँ पर प्रयोग होता है। और जो मीराबाई के पद कहीं कहीं जो है मारवाड़ी और कहीं ब्रज भाषा में हमें देखने को मिलते हैं। तो अगर ये पूछ लिया जाए मीराबाई के जो पद है वे ब्रज भाषा के अलावा और किस बोली के हमें देखने को मिलते हैं, तो मीराबाई के जो पद हमें मारवाड़ी में भी देखने को मिलते हैं, मारवाड़ी हिंदी में। बढ़ते हैं आगे। अगली जो हमारी हिंदी बिहारी हिंदी जो उपभाषा है वो मागधी अपभ्रंश से निकलने वाली उपभाषा है। पूर्वी हिंदी निकली थी अर्ध मागधी से, भाई अर्ध मागधी से, और जो है बिहारी हिंदी निकली है मागधी से। ये आपको ध्यान रखना है। तो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत जो है अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी हमने पढ़ ली थी और बिहारी हिंदी के अंतर्गत हम पढ़ेंगे भोजपुरी, मगही और मैथिली को। तो देख लेते हैं। जॉर्ज ग्रियर्सन ने भोजपुरी, मगही और मैथिली बोलियों को बिहारी हिंदी की उपभाषा कहा है और बिहारी हिंदी को जो है दो भागों में पूर्वी बिहारी और पश्चिमी बिहारी में विभाजित किया है। पूर्वी बिहारी के अंतर्गत मैथिली और मगही दो बोलियां आती है और पश्चिमी बिहारी के में जो है मात्र भोजपुरी की बोली बोली जाती है। ये यहाँ से सिर्फ बिहारी हिंदी के अंतर्गत इस प्रकार से आपके प्रश्न देखने को मिलेंगे। एक दो ही प्रश्न आपको यहाँ पर मिलेंगे कि जॉर्ज ग्रियर्सन ने जो है भोजपुरी, मगही और मैथिली को किसकी उपभाषा माना है, तो बिहारी हिंदी की उपभाषा माना है। और ये तीनों के तीनों जो है बोलियां बिहारी हिंदी की है। और ये जो इसको बिहारी हिंदी को कितने भागों में बांटा है, दो भागों में विभाजित किया है, पूर्वी बिहारी और पश्चिमी बिहारी। पूर्वी बिहारी के अंतर्गत कौन सी बोली आती है, तो पूर्वी बिहारी के अंतर्गत मैथिली और मगही आती है और जो है पश्चिमी बिहारी के अंतर्गत मात्र भोजपुरी शामिल की गई है। इस प्रकार से प्रश्न बनते हैं। तो आपको एक एक तथ्यों को ध्यान से देखते हुए बार बार रिवीजन करते हुए करना है, क्योंकि मैं आपको बार बार कहती हूँ कि निरंतर अभ्यास ही जो है सफलता का राज होता है। जब एक तथ्य की आप बार बार रिवीजन करोगे तब आपको वे बिल्कुल कंठस्थ याद हो जाएंगे कि आपको जो है जब आप उनसे संबंधित अगर पढ़ोगे कोई और तथ्य भी उनसे मिलता जुलता होगा तो भी आपके माइंड में वो तभी क्लिक कर जाएगा कि और परीक्षा में इन्हीं चीज़ों से जो है आपको बार बार रिवीजन करने से ही जो है आपको सफलता भी मिलने वाली है और अधिक से अधिक आप इसी प्रकार से अधिक स्कोर कर पाओगे। तो मेरा मानना है कि किसी भी ट्रिक पर विश्वास न करते हुए हम जो है अधिक से अधिक प्रश्नों का अभ्यास करते हुए बार बार तथ्यों की रिवीजन करते हुए हम अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएंगे। वैसे तो जो है कुछ तथ्य या कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हमें ट्रिक से ही याद करनी होती हैं, तो वे आप अपनी खुद की ट्रिक बना करके या मैं कोशिश करती हूँ साथ साथ आप लोगों को समझाने की ट्रिक को भी जो है वहाँ पर मैं फॉलो करती हूँ। कई बार जैसे कि हमने प्रयोगवाद के अंतर्गत जितने भी तार सप्तक हुए हैं उनके कवियों को याद करने की ट्रिक हुई, या फिर और अन्य कोई कुछ ऐसे जो कथन है तो उनके अंतर्गत हमें कीवर्डों को देखना होता है कि किस विद्वान के विचार हमारे किस प्रकार के रहे हैं और उन्होंने किन किन जो कीवर्डों का प्रयोग अपने कथनों में किया है। तो ये सब ट्रिक हमें जो है थोड़ी सी देखनी भी पड़ेगी, लेकिन मेरा मानना है कि जब तक हम जो है अधिक से अधिक प्रश्नों का अभ्यास नहीं करेंगे तो कुछ नहीं हो सकता। तो
जो है हम विद सॉल्यूशन के साथ प्रश्नों को भी करते हुए आगे बढ़ रहे हैं और साथ ही साथ जो है एक प्रैक्टिस सेट के जो है प्रैक्टिस करते हुए प्रश्नों को आगे बढ़ रहे हैं। तो अगर भाई आपको वीडियो पसंद आती है, लगता है कहीं ना कहीं आपके लिए मददगार साबित होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड पहली बार चैनल पे हो तो सब्सक्राइब कर लेना। हर रोज़ हम जो है हिंदी विषय से संबंधित तैयारी को, परीक्षाओं की तैयारी को आगे बढ़ाते हुए हर रोज़ हिंदी विषय से संबंधित 1 क्लास या 2 क्लास लेकर के आती हूँ। अभी कुछ दिनों से ही मैंने अभी 2 क्लास को यहाँ पर करना शुरू कर दिया है, क्योंकि आप सभी को पता है हमारा जो सिलेबस है बहुत थोड़ा सा हिंदी सागर को, जो हिंदी साहित्य को हम गागर में सागर भरा हुआ है हमारा, तो ये कह सकते हैं। तो कितना भी पढ़ लो तो कहाँ से तथ्य पूछ लिया जाए ये हमें भी नहीं पता चलता। तो जो पाठ्यक्रम के अनुसार तथ्य दिए हुए हैं हम उनको करते हुए आगे बढ़ ही रहे हैं। तो देख लेते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। फिर एक दिन किसी दिन बिल्कुल पूरी तरह से जो है एक वीडियो में हम जो है बातचीत भी करेंगे। कुछ समय है तो थोड़ा सा मैं सोच रही हूँ कि लाइव आने की भी, तो आप लोगों का साथ रहा इसी तरह, और तो जो अवश्य ही हम जो है आगे बढ़ेंगे। तो देख लेते हैं भोजपुरी हिंदी से संबंधित, जो भोजपुरी हिंदी से संबंधित मुख्य महत्वपूर्ण तथ्य हम देखते हैं। तो बिहारी हिंदी के अंतर्गत ही निकलने वाली जो भोजपुरी हिंदी है, बिहार राज्य में के आरा ज़िले के एक गांव भोजपुर के नाम पर इस भाषा का नाम जो है भोजपुरी पड़ा। भोजपुर गांव के नाम पर ही भोजपुरी जो है बोली का नाम पड़ा। भोजपुर क्षेत्र को राजा भोज ने बसाया था। भोजपुरी ऐसी बोली है जो उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, नेपाल, फिजी, मॉरिशस आदि क्षेत्रों में बोली जाने वाली हिंदी है। और हिंदी की जो बोलियों में भोजपुरी का जो प्रथम स्थान है, किसका स्थान है हिंदी की बोलियों में? भोजपुरी का। और बिहारी राज्य भोजपुरी जनपद इस बोली का उत्तर प्रदेश के बलिया, गोरखपुर, वाराणसी, आजमगढ़, गाजीपुर, चंदौली, महाराजगंज, जौनपुर, इलाहाबाद, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, बस्ती, फैजाबाद, बहराइच, गोंडा, सिद्धार्थनगर, मिर्ज़ापुर, मऊ आदि जिलों में बिहार के बक्सर, भोजपुर, पूर्वी पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, रोहतास, सारण, सिवान, वैशाली आदि जिलों में भोजपुरी बोली जाती है। इन जो है क्षेत्रों में भोजपुरी बोली जाती है। परीक्षा की दृष्टि से जैसे कि सुल्तानपुर पूछ लिया जाता है कि इनमें से जो है भोजपुरी में बोली जाने वाले क्षेत्रों में कौन सा शामिल नहीं है, तो कई बार जो है उनमें मुख्य ये जो क्षेत्र है इनको दिया जाता है। जैसे वाराणसी, गोरखपुर हुआ, बलिया हुआ। बलिया वेरी इम्पोर्टेंट है भाई, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। सुल्तानपुर को भी पूछा जाता है, प्रतापगढ़, जौनपुर और इलाहाबाद, फैजाबाद, इन जिलों को काफ़ी बार पूछा गया है, तो आपको ध्यान रखना है। और रोहतासगढ़ भी को भी पूछा जाता है। बढ़ते हैं आगे। अगला है भोजपुरी भारत की सर्वाधिक बोली जाने वाली बोलियों में से है और संत कवि कबीर, धर्मदास, धरणीदास आदि पर भोजपुरी का प्रभाव रहा है। तो जो कबीरदास जी रहे हैं, धर्मदास और धरणीदास, इन संत कवियों का जो है प्रभाव हमें भोजपुरी के अंतर्गत देखने को मिलता है। और रामनाथ पांडे भोजपुरी के प्रमुख साहित्यकार हैं। कौन? रामनाथ पांडे। लोक कवि और नाटककार भिखारी ठाकुर ने बेदिशिया सहित 12 नाटकों की रचना की है। कई बार ये पूछा जाता है ये किसकी रचना है, तो ध्यान रखनी है भिखारी ठाकुर की। और भोजपुरी का जो शेक्सपियर, इन्हें भोजपुरी का शेक्सपियर कहा जाता है। ये पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से किस साहित्यकार को भोजपुरी का शेक्सपियर कहा जाता है, तो इनमें से जो है भिखारी ठाकुर को जो है भोजपुरी का शेक्सपियर कहा जाता है। और विदेशिया जो इनके प्रमुख नाटक रहा है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे। भोजपुरी में स्त्रीलिंग संज्ञाएं ईकारांत में बोली जाती हैं, और जैसे बहिनी, आगी,
तो ये जो है ई करांत में बोली जाती है। मैंने आपको बताया था ओ करांत, करांत, ए करांत, ए करांत, आ करांत और ई करांत, ये क्या होते हैं? जब हम कोई भी शब्द या वाक्य बोलते हैं, अंत में जो जिस ध्वनि का जो प्रयोग होता है हमारा, उससे ही हम जो है उसको ओ करांत, ई करांत, ए करांत हम कह देते हैं, नाम रख रखा है। जैसे कि यहाँ पर वाहिनी, तो अंत में ई हमें सुनाए ई ध्वनि का प्रयोग हो रहा है। तो जैसे आगी, तो ई आ रही है, बार बार का ई आ जाना अंत में, तो वही हमारा ई करांत होता है। अगर आ का आ ध्वनि आएगी, जैसे कि बहना, बहना के बहिनी के बहना लिख देंगे हम, बहना। और या फिर आग का आगी, आगी बोल दिया तो आग का हम आग, आग लिख देंगे या आगा लिख देंगे। तो आद की ध्वनि का बार बार आ जाना, जैसे खाना, खाया, तो आ की ध्वनि बार बार आ रही है तो आ करांत हो जाएगा। और ए की ध्वनि रहेगी तो ए करांत हो जाएगा, ई की ध्वनि रहेगी तो ई करांत हो जाएगा। इस प्रकार से जो भोजपुरी बोली है उनमें शब्दों में के अंत में जो है हमें ई करांत की जो ध्वनि सुनाई देती है। इसलिए बढ़ते हैं आगे। भोजपुरी में रै भाषा का लोप हो जाता है। किसका लोप हो जाता है? रै भाषा का, सॉरी भाई, रै वर्ण का, रै भाषा का नहीं भाई, रै वर्ण का लोप हो जाता है। ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है यहाँ पर। जो रै वर्ण होते हैं हमारा भोजपुरी में लोप हो जाता है उसका। जैसे कि लरिका, लरिका को हम क्या कहेंगे? लइका। रै का लोप हो गया यहाँ पर, केवल ई की मात्रा की साउंड हमें मिलते हैं। जैसे कि लड़का, लड़का का, सॉरी भाई, लड़का है, लड़का को लरिका, जैसे किसी बोली में हम बोलते हैं तो लरिका का क्या हो जाएगा? लइका। तो इस प्रकार से रै का हमें हमारा लोप हो गया। उसके बाद भोजपुरी में गीतों की समृद्ध मौखिक परंपरा रही है। देख लेते हैं अगली बोली मैथिली। मैथिली के अंतर्गत जो है मिथिला बोली को ही मैथिली कहते हैं। तो इसका उद्भव मागधी अपभ्रंश से ही माना जाता है। मागधी अपभ्रंश के मध्यवर्ती रूप से हुआ है मैथिली का जो उद्भव। उसके बाद देख लेते हैं भोजपुरी क्षेत्र के पूर्व में तथा मगध के उत्तर में मिथिला है और वहाँ की बोली जो है मैथिली कहलाती है। मैथिली मगध के ऊपरी क्षेत्र या नेपाल में बोली जाती है और दरभंगा, समस्तीपुर, शिवहर, मधुबनी, पूर्णिया, कटिहार, सीतागढ़ी है ये भाई, किशनगंज, जमशेदपुर और देवघर आदि बोलियाँ बोली जाती हैं। मैथिली के क्षेत्रीय आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे। उसके बाद जो है मैथिली भाषा एकमात्र वह बोली है जिसे भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। और ये जो भारतीय संविधान की जो 8वीं अनुसूची में 2003 में इसे शामिल किया गया था, जो कि 92वां हमारा संशोधन हुआ था। ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें मैथिली और डोगरी और बोडो और संथाली इन 4 बोलियों को शामिल किया गया था हमारी 8वीं अनुसूची में 92वें संशोधन में 2003 में। तो वहाँ पर जो है मैथिली को भी शामिल किया गया, ये आपको ध्यान रखना है। ये एकमात्र पहली बोली ऐसी है जो 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। उसके बाद झारखंड राज्य में मैथिली को दूसरी राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। तो झारखंड राज्य में जो मैथिली को जो है दूसरी भाषा का दर्जा दिया गया है। और विद्यापति, गोविंदास चंदा झा आदि मैथिली के प्रमुख साहित्यकार भी रहे हैं। उसके बाद नागार्जुन ने जो यात्री नाम से जो नागार्जुन यात्री हिंदी के साथ साथ मैथिली के भी महान कवि रहे हैं। उसके बाद यानी उपनाम रहा है यात्री नागार्जुन का। इन्हें मैथिली में लिखी जो रचना है पत्रहीन नगन गाछ के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है नागार्जुन को। और बिहारी हिंदी की जो बोलियां हैं
उनमें केवल मैथिली ही साहित्यिक दृष्टि से संपन्न मानी जाती हैं। बिहारी हिंदी की जो अन्य बोलियां रही हैं उनमें जो है केवल मैथिली ही जो है साहित्यिक दृष्टि से जो है सर्वश्रेष्ठ बोली मानी जाती है, संपन्न बोली मानी जाती है। विद्यापति की जो पदावली है वो मैथिली भाषा में ही है। तो नाटक लिखने वालों में उमापति उपाध्याय, एकांकारियों में शंकर देव और संत कवियों में साहेब रामदास और कृष्ण भक्त कवियों में मनबोध झा और आधुनिक काल के साहित्यकारों में चंदा झा, तंत्रनाथ झा, हरि मोहन झा आदि प्रसिद्ध रहे हैं। ये जो है सभी कवियों ने जो है मैथिली भाषाओं में रचना की है। बढ़ते हैं आगे। अगली जो रचना है, अगली जो बोली है वो है मगही। मगही शब्द मागधी का विकसित रूप है और मगही का जो या मागधी का अर्थ है मगध की भाषा, परंतु आधुनिक मगही प्राचीन मगध वर्तमान पटना जिला तथा गया का आधा भाग तक ही जो है यहाँ तक इसे सीमित नहीं है। यह बोली बिहार राज्य के पटना, गया, मुंगेर, जहानाबाद, नालंदा, नवादा, जमुई, शेखापुर, औरंगाबाद और लखीसराय, भागलपुर, झारखंड राज्य के पालमू, हजारीबाग तथा उसके निकट भूभाग में बोली जाती हैं। कौन सी बोली, किसके बारे में हम पढ़ रहे थे अभी, मगही के संबंध में। तो मगही का जो परिनिष्ठ रूप है वो गया जिले में व्यक्त होता है। तो गया में अधिक हमें मगही का प्रयोग देखने को मिलता है। मगही में लोक साहित्य पर्याप्त है। इसमें गोपीचंद और लोरिक की लोकगीत भी प्रसिद्ध है। उसके बाद देख लेते हैं आज की क्लास की हमारी जो अंतिम उपभाषा पहाड़ी हिंदी, जो कि खस अपभ्रंश से निकली है। और पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां शामिल है, किस प्रकार से परीक्षा में किन बिंदुओं से प्रश्न पूछे जाते हैं, एक एक तथ्यों को हम देख लेते हैं। तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने पहाड़ी हिंदी को मध्य पहाड़ी भी कहा है और गढ़वाली। उसके बाद देख लेते हैं नेपाली और कुमाऊनी, ये तीन बोलियां जो है पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत निकलने वाली हैं। तो सबसे पहले गढ़वाली से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु हम देखते हैं। तो कुमाऊं के पश्चिमी छोर से यमुना तक का जो भूभाग है वो केदार खंड कहा जाता है। और मध्यकाल में यहाँ पावर राजपूतों का, पाल वंश के राजाओं का शासन था और 52 गढ़ियों में बटे होने के कारण इस क्षेत्र को गढ़वाल भी कहा जाता था। गढ़वाल की जो बोली है वो है गढ़वाली। उत्तराखंड राज्य में टिहरी गढ़वाल की बोली गढ़वाली का आदर्श रूप मानी जाती है। कौन सी मानी जाती है, गढ़वाल का आदर्श रूप टिहरी, ये टिहरी गढ़वाल, ये आपको ध्यान रखना है। यह बोली उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र की बोली है और इसके अतिरिक्त टिहरी गढ़वाल, उत्तरकाशी, चमोली जिले शामिल है। तो बढ़ते हैं आगे। अगला जो हमारा तथ्य है, इस बोली पर पंजाब, ब्रज तथा राजस्थानी तथा कुछ सीमा तक वैशाली का भी प्रभाव हमें देखने को मिला है। गढ़वाली में लोक साहित्य प्रचुर मात्रा में मिलता है। और उसके बाद देख लेते हैं नेपाली। नेपाली जो है यह बोली हिमाचल प्रदेश के शिमला, मंडी, चंपा, जौनसार, सिरमौर आदि क्षेत्रों में बोली जाती हैं। सबसे अंत में हमारी है पहाड़ी हिंदी की बोली कुमाऊनी। तो कुमाऊनी से संबंधित जो महत्वपूर्ण एक दो बिंदु हैं उनको भी हम देख लेते हैं। कुमाऊनी का जो पुराना नाम है वो है कुमारचल जो है कुमाऊनी का पुराना नाम है। इसके अंतर्गत नैनीताल, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा व रानीखेत जिले शामिल हैं। यहाँ यह भाषा बोली जाती है। कुमाऊनी की 12 बोलियां हैं और इसमें खस प्रमुख बोली है। तो कई बार पूछा जाता है जो खस किसकी उपबोली है, तो कुमाऊनी की ही उपबोली है जो कि पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत आती है। इस प्रकार से हमने हिंदी भाषा के उद्भव और विकास से संबंधित जितनी भी अपभ्रंश भाषाओं से उपभाषाएं निकली थी तो उन सभी को हमने देख लिया है। जैसे कि पश्चिमी हिंदी से निकलने वाली बोलियां, पूर्वी हिंदी से निकलने वाली, और जो है राजस्थानी,
पहाड़ी और बिहारी, इन सभी से निकलने वाली कौन किस अपभ्रंश से ये निकली, इन सभी को हमने आज की क्लास में देख लिया है। हिंदी भाषा के और उद्भव और विकास से संबंधित आपका टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। तो इसी प्रकार से भाषा विज्ञान से संबंधित और अन्य महत्वपूर्ण जो तथ्य बनते हैं, जैसे कि देवनागरी का विकास, संवैधानिक स्थिति, राजभाषा, अनुच्छेद वगैरह, जो ये काफ़ी सारे और ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु है जिससे परीक्षाओं में प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। तो मैराथन क्लास के माध्यम से इसी तरह जो है हम सभी तथ्यों को बार बार रिवाइज करते हुए कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करेंगे। साथ के साथ अधिक से अधिक प्रश्नों का अभ्यास करते हुए भी हम अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएंगे। वीडियो पसंद आई तो भाई लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना, पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। थैंक यू, धन्यवाद।